नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा जीएसटी ऑडिट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, एक अकाउंटेंट कैसे जीएसटी ऑडिट कराए उसके बारे में बात करेंगे। अंडर सेक्शन 65 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी ऑडिट होता है। जब कोई फर्म ऑडिट के अंदर सेलेक्ट होती है तो उसका जीएसटी ऑडिट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक अकाउंटेंट, एक टैक्स प्रैक्टिशनर, एक कंसल्टेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे जीएसटी ऑडिट कराए। देख सकते हैं ये नोटिस है 5 साल का, और 5 साल के रिकॉर्ड्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जीएसटी ऑडिट कराने के लिए नोटिस दिया गया है, जो कि फॉर्म जीएसटी एडिटी 01 के अंदर इशू किया गया है। चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिस इशू किया गया है फॉर्म जीएसटी एडिटी 01 के अंदर, नोटिस फॉर कंडक्टिंग जीएसटी ऑडिट। और ये ऑडिट सेक्शन 65 के अंदर होता है। सेक्शन 65 में कौन सी ऑडिट होती है? स्पेशल ऑडिट होती है, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ द जीएसटी ऑडिट मेरठ ने यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट किए हैं जीएसटी ऑडिट करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, लगभग 5 ईयर का यहाँ पे जीएसटी ऑडिट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा। क्या क्या चेक होगा, इसकी मेरे पास एक प्रॉपर चेक लिस्ट है। और एक अकाउंटेंट को जब जीएसटी ऑडिट कराते हैं तो क्या क्या करना होगा, उससे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने एनेक्सर दिया है। इस एनेक्सर के अंदर ये रिकॉर्ड्स मांगे हैं। क्या क्या मांगा है, बोले भाई एनुअल रिपोर्ट दे दो डायरेक्टर का, डायरेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट मांगा है, बैलेंस शीट मांगा है ऑल शेड्यूल के साथ, नोट्स ऑफ अकाउंट्स मांगा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है, 26 एएस मांगा है, पार्टी वाइज लेजर मांगा है सभी सप्लायर का विद रिलेवेंट बैंक स्टेटमेंट, आईडीआर की कॉपी मांगी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर की कॉपी मांगी है, साथ ही साथ सैंपल परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर मांगा है, फॉर्म 3CD मांगा है। ठीक है, ये सभी रिकॉर्ड पहले भेजने होते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं इन रिकॉर्ड का, बैकएंड में वर्किंग करेंगे। उसके बाद आपके फिजिकल प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस पे यानी आपकी कंपनी में और आपकी फर्म में ऑडिट के लिए आएंगे। तो जब भी आपका ये ऑडिट का प्रोसीजर शुरू हो तो एक अकाउंटेंट को क्या क्या वर्किंग कर लेनी होगी ताकि उसका ऑडिट प्रॉपर तरीके से हो जाए और उसको वो सही से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट कर सके ऑफिसर के पास। तो चलिए समझते हैं। चेकलिस्ट है मैंने बनाया है, लगभग सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया है इसके अंदर। जो पॉइंट नहीं कवर हुए होंगे मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही वर्बली कि क्या क्या हो सकता है। तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रिकनसाइल योर टर्नओवर विद बैलेंस शीट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस पे, जहां भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि आप टैली यूज़ करते हैं, बिजी यूज़ करते हैं या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली 90% बिजनेस तो टैली यूज़ करते हैं। तो अगर आप टैली यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट टैली के अंदर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डाटा कब से, जब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब से लेके अब तक आपका डाटा वहाँ पे होना चाहिए, टैली का डाटा। प्लस जो डाटा बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, वो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के साथ मैच होना चाहिए। रिकनसाइल कर लेना है आपको कि क्या आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो टैली का डाटा है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच है कि नहीं। इसके लिए आपको एक रिकनसिलेशन प्रॉपर बनाना होगा। एक्चुअल में आप इसकी एक रिकनसिलेशन बनाइए ईयर वाइज कि बैलेंस शीट में जो टर्नओवर है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो टर्नओवर है वो मैच है कि नहीं। इसको आपकी रिकनसिलेशन इसको आपको GSTR1 GSTR3B के साथ बनाना है। बैलेंस शीट GSTR1 GSTR3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो सेल आपने दिखाई वो सेल मैच होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको रिकनसाइल करनी पड़ेगी टर्नओवर GSTR9 और GSTR9C से और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से। मतलब कि जो आपने GSTR9 और 9C में टर्नओवर दिखाई है वो टर्नओवर आपकी बैलेंस शीट से मैच होनी चाहिए, वो टर्नओवर आपकी GSTR1 GSTR3B से मैच होनी चाहिए। मिस मैच है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका रीजन क्या है, वो प्रॉपर आपको उसको डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपको उसका एक प्रॉपर रीजन बनाना पड़ेगा। इसकी एक रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा आरसीएम की लाइबिलिटी। आरसीएम की लाइबिलिटी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस दिखाए हैं, क्या उन एक्सपेंसेस पे आपने आरसीएम पे किया है, कौन कौन से वो एक्सपेंसेस है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस को आपको चेक करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्लस बैलेंस शीट में। जैसे कि अगर आपने सिक्योरिटी चार्जेस दिखाया तो सिक्योरिटी चार्जेस पे आरसीएम है, आपने लीगल फीस दिखाया है
तो लीगल फीस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। आपने ट्रांसपोर्ट सर्विस या फ्रेट कार्टेज या फ्रेट की सर्विस दिखाई है तो उस पर भी आरसीएम है। तो इन तमाम सर्विसेज को आपको देखना होगा। इस तरह के एक्सपेंस क्या आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है, अगर दिखाया है तो उसको भी मैच करना होगा अपनी जीएसटी रिटर्न से। जीएसटी रिटर्न मतलब जीएसटी या 3B के अंदर आप चेक कर लीजिए। जीएसटी या 3B जो एनुअल होता है, पोर्टल से डाउनलोड कीजिए एनुअल, चेक कीजिए कितनी आरसीएम की लायबिलिटी पे करी और कितनी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में या बुक्स अकाउंट्स के अंदर है, आपके लेजर्स में है, कितनी आपने आरसीएम की लायबिलिटी वहां दिखाई है और कितनी 3B में दिखाई है, कितना पे किया है, वो आपको सारा देखना पड़ेगा। चाहे तो आप एनुअल रिटर्न की हेल्प ले सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें एनुअली आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है और आपकी बैलेंस शीट में और बुक्स ऑफ अकाउंट में आरसीएम की लायबिलिटी है। तो वहां से आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना आपने आरसीएम पे किया, कितना रह गया। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसका रीजन, और अगर आपने पे कर दिया है तो उसका डीआरसी की कॉपी है तो उसका रीजन। इसी प्रकार से अगर आपका सेल के अंदर कोई शॉर्टफॉल है, कोई सेल आपने इस साल की नेक्स्ट ईयर में दिखा दी, ठीक है, या फिर कोई क्रेडिट नोट डाल दिया, बाद में डाल दिया, बैलेंस शीट में क्रेडिट नोट है लेकिन जीएसटी रिटर्न में बाद में डाला, बुक्स में क्रेडिट नोट है लेकिन जीएसटी रिटर्न में नेक्स्ट ईयर में डाला, तो उसका एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन होना चाहिए, उस क्रेडिट नोट की कॉपी होनी चाहिए, उस इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए जो आपने नेक्स्ट ईयर में दिखाया, उसका प्रॉपर आपको एक पास रिकन्सिलेशन होना चाहिए। और अगर आपने टैक्स पे किया है, अगर 3B के थ्रू पे किया तो उसका प्रॉपर रीजन दीजिए कि कौन से मंथ में पे किया है, थ्रू DRC 03 के थ्रू पे किया है तो DRC 03 की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रिकनसाइल करना होगा आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टॉक के साथ। हाँ जी दोस्तों, जो आप स्टॉक रिपोर्ट है, जो आपकी स्टॉक रिपोर्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो आपकी बैलेंस शीट की स्टॉक से मैच होनी चाहिए। बैलेंस शीट में जो आपने स्टॉक दिखाया और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक है, मतलब टैली के अंदर अगर आपकी जो भी स्टॉक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से यानी बैलेंस शीट से मैच होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट जो होता है फॉर्म 3CD में आप स्टॉक की रिपोर्ट को देते हैं। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गई उसके अंदर जो आपने स्टॉक रिपोर्ट दिया और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर स्टॉक रिपोर्ट है वो मैच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई सीसी अकाउंट है, आपने कोई सीसी लोन लिया है तो हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट आप देते होगे। उस स्टॉक स्टेटमेंट में जो भी आपका स्टॉक रिपोर्ट है उसके साथ आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करती है डिपार्टमेंट, तो वो भी आपका होना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ जब फिजिकली मैच किया जाए और जो आपका करंट का स्टॉक है वो फिजिकल और बुक से मैच होना चाहिए। फिजिकली वैसे कम चेक करते हैं लेकिन कई बार ऑफिसर अगर चेक कर लिए फिजिकली करंट का स्टॉक, करंट का तो नोटिस होता नहीं है, प्रीवियस ईयर के नोटिस होते हैं ये, लेकिन फिर भी अगर चेक कर लिया तो उस कंडीशंस में आपका मैच होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपना ईबे बिल, जो आपने ईबे बिल ड्यूरिंग द ईयर या जिस ईयर का नोटिस है उस ईयर जो जनरेट किया और जो आपके इनवॉइस आपने इशू किए हैं उससे मैच होना चाहिए। कितने आपने इनवॉइस किए, कितना आपने ईबे बिल किया, वो मैच होना चाहिए। इसी प्रकार से कितना आपने इनवॉइस जनरेट किया और कितना आपने ई इनवॉइस जनरेट किया, कितना बिल आपने जो इनवॉइस से आपने अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाए, कितने आपने ई इनवॉइस बनाए, उसका प्रॉपर एक रिकन्सिलेशन होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो उसके ऊपर जो भी लायबिलिटी आती है टैक्स की, वो क्या आपने पे किया DRC 03 से, उसकी डिटेल होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी एक्सपोर्ट की सप्लाई होती है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे शिपिंग बिल, LUT, एक्सपोर्ट इनवॉइस, BRC, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट पे आप टैक्स पे नहीं करते, इसीलिए एक्सपोर्ट को वो वेरीफाई जरूर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर चेक करना आप। साथ ही साथ डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम में दिखाया है तो अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट के साथ उसको भी चेक करना है। क्या डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक है या डिस्काउंट जो भी आप डाल रहे हो उसका कोई प्रॉपर अग्रीमेंट है। अगर डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक है और उसका प्रॉपर एग्रीमेंट है तभी वो डिस्काउंट अलाउ होगा। अदरवाइज कोई भी अगर डिस्काउंट वाली इनकम होती है आपकी जो कि इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम में है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। उसका ITC रिवर्सल होता है बेसिकली, तो ITC रिवर्सल बन जाएगा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। हालांकि मैं बता दूं इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% इंटरेस्ट लगेगा, 15% पेनल्टी लगेगी, ठीक है, और जो टैक्स लगेगा वो अलग लगेगा ही लगेगा। इसमें एक खास बात यह है, अगर आप GST ऑडिट कराते हैं और अगर आपकी कोई भी डिमांड बन जाती है तो इसमें टैक्स वाला पार्ट ITC से पे कर सकते हैं, बाकी जो अमाउंट होगा जैसे कि इंटरेस्ट और पेनल्टी वो कैश लेजर से पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख की डिमांड बन गई
जिसमें से 2.5 लाख रुपए टैक्स बन गया, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट और पेनल्टी है, तो केवल 3 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए आपका आईटीसी से एडजस्ट हो जाएगा अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आईटीसी होता है तो, मतलब पोर्टल पे आईटीसी होता है तो आपको सेक्शन 15 के कंप्लायंसेस को जरूर देखना है। डिस्काउंट से रिलेटेड क्लोज है ये। उसके बाद बात करें, आपको अपना आईटीसी रिकनसाइल करना है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आईटीसी है, इनपुट एज क्रेडिट, वो आपकी बैलेंस शीट और जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C से मैच होना चाहिए। जो आपने अपनी बैलेंस शीट में आईटीसी दिखाया, आप दिखाते हो ना भाई आईटीसी बैलेंस, जो आईटीसी बैलेंस दिखाते हो करंट एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, वो पोर्टल पे है कि नहीं वो मैच कर लो। साथ ही साथ जो जीएसटीआर 9 और 9C में आईटीसी दिखाया वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसका एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाना होगा। इस तरह की रिकंसिलेशन आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको आईटीसी की रिकंसिलेशन जीएसटीआर 2A से करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A में कितना आईटीसी है और 3B में कितना क्लेम किया, इसका रिकंसिलेशन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिकंसिलेशन को आप मंथली या इनवॉइस वाइज रिकंसिलेशन बना लो। सबसे बेस्ट है इनवॉइस वाइज रिकंसिलेशन बनाइए, क्योंकि इनवॉइस वाइज रिकंसिलेशन ही आप मैच कर पाएंगे। उसके बाद रिकंसाइल करना होगा आपको आईटीसी जीएसटीआर 9 और 9C से। जितनी भी आपने आईटीसी दिखाया ड्यूरिंग द ईयर जीएसटीआर 9 और 9C में, वो आपका आईटीसी मैच होना चाहिए। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आईटीसी जीएसटीआर 9 में और 3B में और जीएसटीआर 2A का आईटीसी मैच होना चाहिए 9 और 9C के साथ। साथ ही साथ आपको टेबल 8A भी रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल 8A आता है उसकी रिकंसिलेशन आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना पड़ेगा। अगर जीएसटीआर 9 में टेबल डी के अंदर डिफरेंस बनता है कि आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया, तो उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्सल किया है 3B में, अगर 3B में रिवर्सल किया है आईटीसी का, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। डीआरसी 03 के थ्रू किया है तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जीएसटीआर 2A या टेबल 8A चेक करना है। उसमें यह देखना है कि कोई आईटीसी ऐसा तो नहीं है जो कैंसिल सप्लायर से है। अगर कैंसिल सप्लायर से है तो उस केस में उसका आईटीसी रिवर्सल बनेगा, उसका टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आप लीगली फाइट करते हो तो उस केस में लीगल वे में जाना पड़ेगा, अगर बड़ा अमाउंट बनता है तो। लेकिन उस केस में थोड़ी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। छोटा मोटा आईटीसी है तो आप चाहो तो ऑडिट के टाइम पे ही जमा करा लो। बड़ा अमाउंट है जैसे 10 लाख 15 लाख का, फिर तो आप लीगल वे में जा सकते हो। लीगल वे का मतलब हो गया कि ऑडिट रिपोर्ट में तो वो लिख देंगे कि भाई ये है, वो केस भेज देंगे एंटी डिवीजन को, एंटी डिवीजन वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर जाके वो मैटर आपका आगे अपील उपिल में जाएगा या जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। फिर बात करें अगला, अगर आप जॉब वर्क कराते हैं, आपने गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा है, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या आपने जॉब वर्क का चालान इशू किया। साथ ही साथ जॉब वर्क की रिटर्न होती है आईटीसी 04, क्या आपने जॉब वर्क की आईटीसी 04 रिटर्न फाइल करी, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। उस आईटीसी 04 रिटर्न के अंदर क्या आपने चालान को डिक्लेयर किया। फिर जो आपने गुड्स भेजा है क्या विद इन द टाइम लिमिट गुड्स रिसीव बैक हुआ कि नहीं, उसकी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। आईटीसी 04 जो आपकी जॉब वर्क रजिस्टर है उससे मैच होनी चाहिए। जितना आपने गुड्स भेजा और कितना आपके पास आ गया, वो उसकी मैचिंग प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास 5-6 साल का ऑडिट का नोटिस इकट्ठा ही आ जाता है और आपको टाइम चाहिए रिकंसिलेशन के लिए, तो आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर से एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिख सकते हैं ऑफिसर के पास कि मुझे 10 दिन का या 15 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन लेके फिर उसके बाद आप वर्किंग करके देन उसके बाद ऑडिट करा सकते हैं। अगला पॉइंट है चेक करना होगा 180 डेज केस। हाँ जी दोस्तों, 180 डेज क्या होता है, जब भी आप जीएसटी इनवॉइस लेते हैं तो उस सप्लायर की पेमेंट 180 दिन के अंदर करनी होती है। अगर आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो जो भी उसका आईटीसी है यानी जीएसटी का प्रोपोर्शनेट, उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। और अगर आपने पेमेंट 180 डेज के बाद कर दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, केवल इंटरेस्ट का पार्ट ही पे करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर जो आपने परचेज किया है उसमें कौन से ऐसी पार्टीज है, उसका लेजर चेक कीजिए जिसकी पेमेंट आपने 180 दिन के बाद करी है। अगर आपने पेमेंट 180 दिन के बाद करी है तो उस केस में उसका आपको इंटरेस्ट का प्रोपोर्शनेट भरना पड़ेगा। और अगर आपने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है तो उसका पूरा आईटीसी डिजला हो जाएगा, उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट, 15% पेनल्टी और टैक्स अमाउंट बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगला चेक करना होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो आपके ब्लॉक क्रेडिट में है। आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना पड़ेगा।
अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है तो उस आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए आप जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर टेबल 8A देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा। उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल होती है, पार्टी का नाम भी होता है। जैसे कि अगर आपने कोई टायर ट्यूब का आईटीसी ले लिया, जो कि टायर ट्यूब गाड़ी से रिलेटेड होता है, गाड़ी पर्सनल हो गया तो उस केस में नहीं मिलेगा। कोई टूर एंड ट्रैवल का कर लिया तो उस केस में नहीं मिलेगा। बेसिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लोज को आप देख सकते हो, उसको रीड कर लेना। अगर ब्लॉक क्रेडिट होता है इसके अंदर तो उसका भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा, ब्लॉक क्रेडिट का रिवर्सल कराना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी का या बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। हाँ जी दोस्तों, जो भी ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं जीएसटी ऑडिट के लिए, वो ऑफिसर फिजिकली बिजनेस परमिसेस में आएंगे, उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे। आपके बिल, वाउचर, परचेज बिल, सेल बिल, ईबे बिल, ई इनवॉइस, अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। सर्विस बिजनेस है तो सर्विस बिजनेस का प्रोसेस क्या है। किस तरह से स्टॉक को मेंटेन कर रहे हो आप। स्टॉक का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। स्टॉक का यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना स्टॉक दिखा रखा है, फिजिकली कितना है। करंट स्टॉक का भी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। प्रॉपर आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जीएसटी के अंदर अगर नोटिस आए डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट का सेक्शन 65 के अंदर, तो ऐसे आपको स्पेशल जीएसटी ऑडिट कराना है। इस तरह से आपको वर्किंग करनी है, रिकंसिलेशन बनानी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।